अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गजा दुनिया का ऐसा इलाका है जहां जुल्म की इंतहा कई सदियों से जारी है। मुसलमानों ने भी मजम्मत के अलावा कुछ नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने ऐसा कदम उठाया है जिससे पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद हुआ है। जी हां, तुर्की, यूनान और इटली से कश्तियों पर एक मुहिम का आगाज किया गया है जिसका नाम ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला है, लेकिन इसके बारे में बहुत कम बताया जा रहा है। इसलिए इस बात को फैलाना हम सब का फर्ज है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन लोगों की हिफाजत के लिए दुआ करें। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला एक बैनुल अक़वामी मिशन है जिसका मकसद गजा की पट्टी में मुकीम फलस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का इजहार करना और इसराइली नाकाबंदियों के बावजूद इन तक बुनियादी इंसानी ज़रूरियात की अशिया पहुंचाना है। ये मिशन मुख्तलिफ ममालिक के अमन कारकुनों, समाजी कारकुन और सहाफ़ियों पर मुश्तमिल है। I am Senator Mushtaq Ahmed Khan from Pakistan. I come from Finland. Indonesia. Turkey. I'm from Italy. Dublin in Ireland. I am here in Tunisia. We're और इसी काफिले में पाकिस्तान के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान भी शामिल हैं, जिन्होंने बहादुरी दिखाते हुए इस मुहिम में हिस्सा लिया है। इस काफिले में हजारों लोग और 40 से ज्यादा कश्तियां शामिल हैं। इस वक्त स्मूथ फ्लोटिला गजा के करीब पहुंच चुका है, जिसे हाई रिस्क जोन कहा जाता है, और इसराइल के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो इस काफिले पर हमला कर सकता है। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने भी अपना आखिरी पैगाम रिकॉर्ड करवा दिया है कि मेरा मोबाइल जैम हो चुका है, मेरा मोबाइल हैक हो चुका है और आप हमारे लिए दुआ करें और हमारे लिए आवाज उठाएं, जिसमें उन्होंने मुसलमानों को गजा और फलस्तीनियों के हक में निकलने की अपील की है। इस वक्त वो इस जगह दाखिल हो चुके हैं जहां मोबाइल फोन भी काम करना छोड़ गए हैं। इन जहाजों में टनों के हिसाब से खाना, अद्वियात और सामान मौजूद है। आपको सुनकर हैरानी होगी, इस काफिले में सिर्फ मुसलमान शामिल नहीं बल्कि गैर मुस्लिम ने भी हिस्सा लिया है। आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे गजा में इंसानियत का गला घोंटा जा रहा है। इस काफिले ने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सी तकलीफों का भी सामना किया है, लेकिन आज इनका असल इम्तिहान शुरू होने वाला है जब इनका सामना इसराइली बहरी जहाजों से होगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए, आमीन। दोस्तों, इसराइल चाहता है कि ये सामान वो खुद गजा में देंगे। जैसा कि आप जानते हैं इसराइल कैसे इमदाद पहुंचाता है। लोगों को इमदाद देने वाली जगह पर बुलाकर बम मार दिया जाता है, क्योंकि ये एक नस्ल कुशी है जो जानबूझकर की जा रही है। ये काफिला इस वक्त 90% फासला तय कर चुका है। इस मिशन को तुर्की बराह रास्त मॉनिटरिंग कर रहा है। पूरी दुनिया के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। इस काफिले का मुतालबा है कि सामान हमें खुद से तकसीम करने दिया जाए। आधी रात में कई बार ड्रोन की मदद से इन जहाजों पर हमले भी किए गए, जिसमें हलाकत तो नहीं हुई मगर कश्तियों को जरूर नुकसान पहुंचाया गया है। अभी तक इसराइल बराह रास्त इन पर हमला नहीं कर रहा, क्योंकि इन पर हमला 40 ममालिक पर हमलों के मुतरादिफ है। दोस्तों, इस खबर को इतना फैलाया जाए कि पूरी दुनिया की इस पर नजर रहे, जिसकी वजह से इसराइल इन पर हमला नहीं कर पाएगा। अगर इस काफिले की खबर को दबा दिया जाएगा तो इस काफिले को खत्म करना इसराइल के लिए आसान हो जाएगा। और सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की भी पूरी दुनिया से यही अपील है, अगर हम जा नहीं सकते तो कम से कम ये काम तो कर सकते हैं और इस जहाज का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों, गजा के बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। गजा में तारीखी मकामात कौन से थे जिनका बराह रास्त ताल्लुक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से था, जिसको आज मुकम्मल तौर पर शहीद कर दिया गया है। यहाँ के लोगों की जिंदगी कैसी थी, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए अब निकलते हैं गजा के एक तारीखी और दिल दहला देने वाले सफर पर। गजा बहीरा रूम के मशरकी किनारे पर वाक़ एक छोटा सा इलाका है जो 41 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा है। इस जंग से पहले तक ये दुनिया के सबसे ज्यादा गुंजान आबाद इलाकों में से एक था। गजा फलस्तीन का एक अहम इलाका है जहाँ 23 लाख मुसलमान रहते थे। इसका कुल रकबा 365 मुरब्बा किलोमीटर है। अगर बात की जाए इसकी डेंसिटी की तो 1 मुरब्बा किलोमीटर में 6500 अफराद रहते थे। गजा को हमेशा नाकाबंदियों में रखा गया है। खास तौर पर यह इलाका 2007 से नाकाबंदियों का शिकार था। इस इलाके में बेरोजगारी 50% के करीब थी, जबकि 80% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारते थे। यहाँ ज्यादातर खानदानों की माहाना आमदनी $200 से $300 के करीब थी।
لیکن ان سب کے باوجود آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی، یہاں کے لوگ پڑھے لکھے ہیں۔ تعلیم حاصل کرنے کی شرح 97% کے قریب ہے، مطلب پورا غزہ ہی پڑھا لکھا ہے۔ 600 سے زیادہ اسکول موجود تھے اور 5 یونیورسٹیز بھی تھیں۔ ہسپتالوں کی تعداد 36 تھی، جبکہ 150 سے زیادہ کلینک موجود تھے۔ اس علاقے کو بجلی دن میں صرف 12 گھنٹے دی جاتی تھی۔ غزہ کی جی ڈی پی $2.5 ملین ہے۔ جی ڈی پی کے لحاظ سے یہاں کے لوگوں کی سالانہ آمدنی $1000 تھی۔ اس علاقے میں استعمال ہونے والی کرنسی نیو شیکل اور اس کے علاوہ جورڈینین دینار، مصری پاؤنڈ اور US ڈالر شامل ہیں۔ اس علاقے میں لوگوں کا سب سے زیادہ کام بحیرہ روم میں مچھلیاں پکڑنا، زیتون کی کاشت، کنوں کی کاشت، ٹیکسٹائل، فوڈ پروسیسنگ اور فرنیچر جیسے کام شامل ہیں۔ غزہ کے لوگ مہمان نواز اور دنیا کے سب سے زیادہ بہادر اور صبر رکھنے والے لوگ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ غزہ کے لوگوں کو اپنی زمین سے بے انتہا محبت ہے۔ اسی کی خاطر ہزاروں فلسطینیوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا ہے۔ یہاں کے لوگ پسماندگی سے زندگی گزارنے کے باوجود اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرتے ہیں۔ غزہ کا علاقہ تقریباً 5000 سال پرانا ہے۔ یہ ایک اہم تجارتی مرکز رہا ہے کیونکہ یہ بحیرہ روم کے ساحل پر واقع ہے۔ اسرائیل کی اس علاقے پر قبضہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ایشیا اور افریقہ کے درمیان اہم تجارتی راستہ ہے۔ دوسری وجہ سوئس کنال کے بھی قریب واقع ہے، جہاں سے دنیا کی 30% تجارت کی جاتی ہے۔ اسرائیل اس تجارت کو کنٹرول کرنے کے لیے غزہ میں بھی ایک کنال بنا رہا ہے، جس کا نام بین گورین کنال ہے، جو غزہ کے اندر سے گزر کر بحیرہ روم میں جائے گی۔ اس کنال کو گلف آف عقبہ کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، جس کے بعد اسرائیل سے جہازوں کو گزر کر آنا ہوگا۔ گلف آف عقبہ جارڈن، سعودی عرب اور اسرائیل کے بارڈر کے درمیان واقع ہے۔ اس کنال کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے مصر سے گزرنے والی سوئس کنال کو اٹیک کر کے تباہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک وجہ غزہ کو حاصل کرنے کی یہ بھی ہے کہ اس سرزمین کے نیچے بڑے پیمانے پر گیس کے ذخائر موجود ہیں۔ قدیم مصری دور میں یہ مصر کی سلطنت کا حصہ تھا۔ سب سے پہلے بحیرہ روم کے جزیرے کریٹ سے آنے والے فلسطین قبیلے یہاں آ کر آباد ہوئے۔ اسی قوم کے نام پر اس علاقے کا نام فلسطین رکھا گیا تھا۔ مختلف دور میں یہ علاقے بابلی، فارسی اور یونانی سلطنت کا حصہ رہے۔ اسکندر اعظم نے بھی غزہ کو فتح کیا تھا۔ اس کے بعد رومن اور بازنطینی دور میں بھی یہ علاقہ ان سلطنتوں کا حصہ رہا۔ 637 عیسوی میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں غزہ کی فتح ہوئی اور یہ اسلامی خلافت کا حصہ بن گیا۔ 1517 سے 1917 تک مطلب 400 سال تک سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ نے اس پر قبضہ کر لیا۔ 1948 میں فلسطین کے 2 حصے کر دیے گئے، جس میں ایک حصہ یہودیوں کو دے دیا گیا اور ایک حصہ مسلمانوں کے پاس آ گیا، جس میں غزہ کا علاقہ فلسطین میں آ گیا۔ 1948 سے 1967 تک اس پر مصر نے اپنا کنٹرول رکھا اور 1971 میں غزہ کے ارد گرد دیوار بنا دی گئی، جس کے بعد یہ دنیا کی سب سے بڑی جیل بن گئی۔ اس دیوار کا ایک راستہ مصر کی طرف ہے اور دوسرا اسرائیل کی طرف۔ اس کے علاوہ آپ کسی بھی جگہ سے داخل نہیں ہو سکتے۔ 2006 میں حماس نے غزہ میں انتخابات جیتے۔ 2007 میں حماس نے غزہ کا مکمل کنٹرول سنبھال لیا۔ غزہ کے علاقے میں صاف پانی کی قلت بھی ہمیشہ سے رہی ہے، جبکہ اس دیوار کے دوسری طرف یہودیوں کے سوئمنگ پول بھی کبھی خالی نہیں ہوئے۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد اس علاقے کے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے ہیں۔ غزہ کا علاقہ تاریخ سے بڑا ہوا ہے۔ چلیں اب آپ کو دکھاتے ہیں تباہی سے پہلے کون سے اہم مقامات غزہ میں موجود تھے۔ اس علاقے کا موسم زیادہ تر خشک اور گرم رہتا ہے۔ سردیوں میں درجہ حرارت 10 ڈگری تک جاتا ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بنو ہاشم قبیلے سے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا کا نام سیدنا ہاشم بن عبد المناف ہے۔ آپ کا مزار بھی غزہ کے علاقے میں ہے۔ آپ 497 عیسوی میں تجارت کے غرض سے غزہ کے علاقے میں گئے تھے، جہاں آپ کی وفات ہوئی اور آپ کو غزہ شہر کے الدارج محلے میں دفن کیا گیا۔ یہ مزار مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ روحانی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ ایک وسیع مزار تھا جس کا گنبد دور سے بھی نظر آتا تھا۔ اس کا احاطہ بھی وسیع تھا، جہاں بڑی تعداد میں زائرین آتے تھے، کیونکہ ان کا براہ راست تعلق ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ 2023 میں اس کو مکمل طور پر شہید کر دیا گیا۔ سیدنا ہاشم کا مزار نہ صرف ایک مذہبی مقام تھا، بلکہ غزہ کی پہچان کی حیثیت رکھتا تھا۔
आज वो मकाम मलबे का ढेर बन चुका है। गजा की सबसे बड़ी मस्जिद उमरी मस्जिद थी। ये गजा की सबसे कदीम मस्जिद है। इस्लाम आने से पहले ये फ़लस्तीनी मंदिर था। इसके बाद बाज़ंतीनी गिरजा बना और इस्लाम आने के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौर में इसे मस्जिद बना दिया गया और इस मस्जिद का नाम भी हज़रत उमर के नाम से रखा गया है। फ़लस्तीन में मौजूद मस्जिद अक्सा के बाद इस मस्जिद में सबसे कदीम लाइब्रेरी मौजूद थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसे भी 2023 में शहीद कर दिया गया है और 1400 साला इस्लामी वर्से को तबाह कर दिया गया। हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक भी गजा से है। 767 में आप गजा में पैदा हुए थे, लेकिन आपकी परवरिश मक्का और मदीना में हुई थी। दोस्तों, खान यूनुस गजा की पट्टी का एक अहम इलाका है जिसको सल्तनत उस्मानिया के दौर में तामीर किया गया था। ये मुसाफिरों के लिए आराम करने की जगह हुआ करती थी। खान यूनुस का मतलब है यूनुस का कारवां सराय। ये इलाका फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े का सबसे अहम मरकज रहा है। इस इलाके पर भी जुल्म कई दहाइयों से जारी है, लेकिन इस शहर को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है, क्योंकि ये इलाका गजा की मईशत में अहम किरदार अदा करता है, जहां ज़राअत और छोटे कारोबार आम थे। गजा शहर का सबसे कदीम बाजार सूक अल कैसरिया है। इस बाजार में जाकर आप यहाँ की सकाफत को महसूस कर सकते हैं। बड़ी तादाद में हर तरफ आपको दुकानें नजर आएंगी। सबसे ज्यादा लोगों का रश भी इसी बाजार में रहता है, लेकिन आज इसे भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है। अल्लाह ताला गजा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाए, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।